हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करने वाले हैं फॉर क्लैट 2026। एंड दिस इज कि हम लोग अक्टूबर के 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं इन दिस सेशन। सेशन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली 1 आवर का होने वाला है। और मैं चाहूंगा तुम 6 के 6 टॉपिक्स को अटेंड कर लो। कौन से टॉपिक्स हैं, तो ये रही इन टॉपिक्स की लिस्ट। स्क्रीनशॉट कर लो, खुद से भी पढ़ सकते हो, हालांकि मैंने नोट्स को भी अटैच कर दिया है इन द फ्रॉम। तुम एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तुम्हारे लिए और ज्यादा इजियर हो जाएगा। लेकिन अगर तुम अटेंड करते हो तो उसका बेनिफिट ये होगा कि तुम्हें बहुत सारी और चीजें पता चल जाएंगी और तुम्हारे लिए नोट मेकिंग बहुत ज्यादा इजियर हो जाएगी। एंड एडिशनली, अगर तुम चाहते हो कि नवंबर में तुम 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ पाओ मुझसे, तो तुम चेक कर सकते हो एक लेटेस्ट बैच जिसको मैंने लॉन्च किया है, जहां पे मैं नवंबर मंथ में एवरी डे 2 टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं। और ये सारे के सारे टॉपिक्स थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं फॉर क्लैट 2026। तो फर्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू WIPO। WIPO stands for वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है विच कम्स डायरेक्टली अंडर द वेरी इनकेपेबल यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशन शायद तुम लोगों को पता ही होगा कि वर्ल्ड में पीस बना के रखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है। जब तक यूएस इंटरवीन ना करे, यूएस इंटरवीन करता है तो यूनाइटेड नेशंस के सारे काम खत्म हो जाते हैं। तो अब यूनाइटेड नेशंस के अंडर में एक एजेंसी आती है विच इज कॉल्ड WIPO। अक्रॉस द ग्लोब सारे के सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को मैनेज करने की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को सही तरीके से सही लॉज बनाए जाएं, विद टाइम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलप हो, नए तरीके के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को इंट्रोड्यूस करने की, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन की है विच इज कॉल्ड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये बेस्ड है आउट ऑफ जेनेवा। जेनेवा इज इन स्विट्जरलैंड। इनका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाता है तो जेनेवा स्विट्जरलैंड इनका हेडक्वार्टर है। आपको शायद ये तरीका पता होगा, अगर आप मेरे को कुछ दिनों से अगर फॉलो कर रहे हो तो, कि अगर किसी भी मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन का आपसे हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है, यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हेडक्वार्टर को पूछा गया है, आंख बंद करके यूएस की कोई ना कोई सिटी मार्क कर देना। अगर चार में से एक ऑप्शन यूएस की सिटी है तो मोस्टली सारे के सारे मॉनेटरी हेडक्वार्टर्स जो होते हैं वो यूएस में होते हैं, क्योंकि पैसे से ही आप दुनिया को कंट्रोल कर सकते हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ये सब तेल लेने चला जाता है जब पैसा आता है। तो पैसे से स्ट्रॉन्गर कुछ भी नहीं है, यूएस पैसे को होल्ड करके रखता है। इसके बाद दुनिया में जितनी भी आलतू फालतू ऑर्गेनाइजेशंस है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, यूनिसेफ, इस तरह की जितनी ऑर्गेनाइजेशंस है वो सारी की सारी बेस्ड होंगी आउट ऑफ यूरोप। और यूरोप में एक स्पेशल लोकेशन इन्होंने बना दी है इस काम के लिए, दैट इज जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो जेनेवा में जितनी भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस है उनके हेडक्वार्टर को आप मार्क कर सकते हो बहुत ज्यादा इजीली। जैसे यूनेस्को जो है वो पेरिस में है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है रोम में है, और जेनेवा में बहुत सारे हैं। एक इंपॉर्टेंट जो है हम लोग के इस टॉपिक के लिए, दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1967। ये ईयर भी आपको याद रखना है, क्योंकि इस ईयर के अराउंड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब इसको इस्टेब्लिश किया गया। अब अगली बात आती है कि इसका करंट डायरेक्टर जनरल का यहाँ पे मतलब होता है कि जो पर्सन इस ऑर्गेनाइजेशन को करेंटली लीड कर रहा है, लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज डैरेन टैंग। DARENTANG। तो डैरेन टैंग इज द लीडर ऑफ और द डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। कि हम लोग पढ़ क्या रहे थे और हमारे लिए न्यूज क्या है, तो WIPO के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। WIPO की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी, या फिर इसके अंडर में आने वाली, एक बोलना चाहिए इसकी एक सब्सिडरी विंग है। अब ये जो विंग है, इसको कहा जाता है एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस। एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस। एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस से आपको शायद यहाँ पे क्लैरिटी आ रही होगी कि यहाँ पे कुछ जजेस रहेंगे, साथ में मिलके बैठ के किन्हीं चीजों पे डिसीजन देंगे। अभी जो एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस होता है, इसके अंदर टोटल 10 जजेस होते हैं। अब ये जो 10 के 10 जजेस होंगे, ये सारे के सारे अलग अलग देशों को बिलोंग करते हैं। अब जैसे कि इंडिया में आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सुप्रीम कोर्ट में इंडिया के अंदर टोटल 33 प्लस 1 नंबर ऑफ जजेस होते हैं, विच इज इक्विवेलेंट ऑफ 34। तो इंडिया में टोटल नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट इज 34, लेकिन हम उसको बोलते हैं 33 प्लस 1। दिस 1 इज फॉर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये CJI को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से ये जो 10 जजेस होते हैं, ये भी डिवाइडेड होते हैं। ये डिवाइडेड होते हैं एज 9 प्लस 1। दिस 1 पर्सन इज चेयरमैन।
तो ये हो गया हमारा चेयरमैन, इसको कहा जाएगा चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस। एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस करता क्या है? तो अगर WIPO या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कोई भी मैटर आता है तो उस पर डिसीजन देने की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस की। सिंपल, सुप्रीम कोर्ट जैसे काम कर रहे हैं। अब मान लो एक कॉपीराइट का इशू है कि मैंने इंडिया में बैठ के एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी बुक लिखी। अब इस बुक को US में एक दूसरे इंसान ने कॉपी कर दिया और इससे वो बहुत पैसे बना रहा है, लेकिन इस पे रियल जो दिमाग लगा था वो तो मेरा लगा था ना। तो अब मुझे इसके रियल राइट्स मिलने चाहिए, इसके कमर्शियल बेनिफिट्स मिलने चाहिए। तो इसके लिए अगर मुझे क्लेम करना है तो मैं इंडियन सुप्रीम कोर्ट में बोलूंगा, तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगा? इंडियन सुप्रीम कोर्ट का तो US में जूरिसडिक्शन ही नहीं है। इसलिए WIPO पे मैं क्लेम करूंगा और WIPO को रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई तुम मेरे मैटर को सॉर्ट करो। ठीक है। अब WIPO का ये जो विंग है, एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस, दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटलिंग माई डिस्प्यूट। अब इसकी जो चेयरमैन है, इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है, और ये हम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा प्राइड की बात है, क्योंकि ये जो पर्सन है ये एक इंडियन पर्सन है। इनका नाम है, और वुमेन है, इनका नाम है जस्टिस प्रतिभा सिंह। प्रतिभा, एम, एम स्टैंड्स फॉर मनिंदर सिंह। तो जस्टिस प्रतिभा मनिंदर सिंह इनका फुल नेम है। इनको अपॉइंट किया गया है रिसेंटली एज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस एट WIPO। आई बिलीव आपको ये बात चमकी होगी जो मैंने समझाने की कोशिश की। अब आपको इनके नाम को ध्यान रखना है क्योंकि इनका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है फॉर योर एग्जामिनेशन। अगली बात आती है कि इनका टेन्योर कितना होगा। तो इनका टेन्योर होने वाला है 2025 से लेके 2027 तक। कोशिश करना अगले साल क्लार्ट ना देना पड़े, तो इनका नाम भूल सकते हो। अगर अगले साल क्लार्ट देना पड़ा तो इनका नाम तुमको अगले साल भी याद रखना पड़ेगा। अब इन्होंने किया क्या है इस पे क्वेश्चन नहीं आ सकता है, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ स्टोरी के फॉर्म में थोड़ा सा, कि तुम्हें ध्यान रहे 3-4 स्टेप्स कि इन्होंने जीवन में क्या किया है। तो सबसे पहले तो ये बेसिक एक एडवोकेट बनी थी इन द ईयर 1991। 1991 में एज एन एडवोकेट खुद को रजिस्टर करने के बाद इन्होंने अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट किया। प्रैक्टिस करते करते जो बेसिक लिटिगेशन करते हैं, कोर्ट जाके प्रैक्टिस करते हैं, तो इन्होंने दिल्ली में इस काम को शुरू किया। दिल्ली में काम शुरू करने के बाद इनका काम अच्छा चलने लगा, और काम इतना ज्यादा अच्छा चलने लगा कि इन्होंने स्विच कर लिया टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है इसमें NLU जाके सबसे बेस्ट प्लेसमेंट होते हैं। अगर तुम जीवन में बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो एज लॉयर, तो तुम्हें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चुनना चाहिए। तो 2012 में इनको अवार्ड दिया गया एज एशियाज बेस्ट वुमेन लिटिगेटर। वुमेन लिटिगेटर यानी कि एक पर्सन जो केसेस फाइट करता है रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बेस्ट वुमेन लिटिगेटर ऑफ एशिया इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये इनको अवार्ड दिया गया। दूसरी चीज हुई इनके साथ, जब पर्सन इतना फेमस हो जाएगा तो उसके साथ जीवन में अच्छी चीजें होने ही लगती हैं। पैसा आ जाए, फेमस हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे को भी कर दो फेमस। तो 2017 में इन्होंने नेक्स्ट चीज की, इनको बना दिया गया दिल्ली हाई कोर्ट का जज। क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये किस हाई कोर्ट की जज थी? तो दिल्ली हाई कोर्ट की ये जज थी। अब इसके बाद अगली चीज, 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी एक IP डिवीजन को स्टार्ट किया। तो IP डिवीजन का मतलब होता है दिल्ली हाई कोर्ट की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिवीजन। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। 2021 में इसको स्टार्ट किया गया, और इसकी लीडर या इसकी चेयरमैन, या यहां पे आपको एक सेकेंड वर्ड पूछा जा सकता है चेयरमैन के बियॉन्ड, विच इज PO। PO स्टैंड्स फॉर प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ये भी इनको बनाया गया, जस्टिस प्रतिभा सिंह को ये पोजीशन भी दी गई। अब इसके बाद भाई इतना जीवन चमक गया है तो और चमकेगा ही। 2022 में तो इन्होंने क्रेजी ही कर दिया, मतलब 25 में करने के पहले। ये आपको पूछा नहीं जा सकता, बस मैं बता रहा हूँ। 2022 में इन्होंने इतना क्रेजी कर दिया कि बोला गया कि वर्ल्ड में जो टॉप 50 IP कंपनीज हैं, टॉप 50 कंपनीज जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में डील करती हैं, वो सारी की सारी एडवाइस लेती हैं फ्रॉम जस्टिस प्रतिभा सिंह। जस्टिस प्रतिभा सिंह उन सबको सर्व करती हैं। टॉप 50 कंपनीज इन IP, टॉप 15 कंपनीज इन IP जो होंगी वो वर्ल्ड की शायद सबसे बिगेस्ट कंपनीज होंगी, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिर्फ अमीरों का गेम है। ठीक है, तो इतनी पॉपुलर पर्सन है। आई बिलीव तुमको यहाँ पे समझ आ रहा होगा और कितना क्रेजी पैसा बनाया होगा इनने, मतलब बिफोर बिकमिंग द जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो अलग 10 जजेस हैं, ये मल्टीपल कंट्रीज के होंगे, यानी कि 9 अदर कंट्रीज के जजेस होंगे। अब इन 9 अदर कंट्रीज के कौन कौन सी कंट्रीज हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं एक दो एग्जांपल बता दे रहा हूँ तुमको सिर्फ ध्यान रखने के लिए। जैसे एक तो हमारा नेबर है चाइना। पाकिस्तान से बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखना ऐसी सारी चीजों में, वो कहाँ भाई,
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और बॉम्ब बनाने की टेक्निक है, वो बॉम्ब को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में रख दे वो लोग तो। चाइना, कजाकिस्तान, इसके बाद लग्जमबर्ग, शायद तुमने सुना होगा, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी कंट्री है। तो ये सारी कंट्रीज जो है, इनके साथ ही और भी कितनी हो गई, एक दो तीन चार छः, सिक्स अदर कंट्रीज हैं जो इसकी मेंबर है। तुमको इन कंट्रीज का नाम याद रखने की भी जरूरत नहीं है, चाइना याद रखना है तो रखो, बाकी किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है। एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस में 10 कंट्रीज होती है, दैट्स इट। 10 की 10 कंट्रीज का नाम याद नहीं रखना चाहिए, 10 में से एक जो है इंडिया है। इंडिया से कौन मेंबर है ये भी आई बिलीव तुमको समझ गया होगा। अब जस्टिस प्रतिभा सिंह की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली हैं, ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो टोटल 4 पार्ट्स में तुमको याद रखना है कि इनको 4 चीजों को अचीव करना है ड्यूरिंग हर टेन्योर। अब ये चारों ही चीजें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुमको ये चीज पूछी जा सकती है। फर्स्ट है एआई एंड डिजिटल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि इनको प्रमोट करना है एआई एंड डिजिटल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। प्रॉब्लम क्या होती है समझने की कोशिश करना। जब से एआई आया सिस्टम में, तो जो कलाकार लोग थे, फॉर एग्जांपल कोई ड्राइंग्स कर रहा है, पेंटिंग्स कर रहा है, स्केचेस कर रहा है, कोई किसी तरह का आर्ट वर्क कर रहा है, या फिर मैं कोई बुक लिख रहा हूं, इन सारी चीजों को एआई ने बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया। अब फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने, पाब्लो पिकासो ने, बैठ के मोनालिसा की पेंटिंग बनाई 50 दिनों में। अब मैंने सिर्फ एआई को एक प्रॉम्प्ट दिया और उसकी फोटो खींच के डाल दी, और एआई तुरंत उसको बना के दे देगा, जेमिनाई करके दे देता है इस चीज को। आई बिलीव तुम लोग भी अपनी फोटोज को बनाते होगे, रोज नए ट्रेंड्स आ जाते हैं। एक तो इंस्टाग्राम पे मैं इससे भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो तो एआई और डिजिटल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कैसे मैनेज करना है, इस चीज को फिगर आउट करने वाली है सबसे पहले तो ये। उसके बाद इनको फॉस्टर करना है जुडिशियल कोलैबोरेशन, जुडिशियल कोलैबोरेशन इन आईपी। फॉस्टर जुडिशियल कोलैबोरेशन का मतलब होता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो किसी देश का लॉ नहीं है, वो अक्रॉस द ग्लोब अप्लाई होने वाला एक सिस्टम है। तो अब अगर कोई भी देश में किसी भी जुडिशियल डिसीजन को दिया जा रहा है, तो वो बहुत ज्यादा सिमिलर होना चाहिए टू अदर कंट्री, यानी कि हमको एक कॉमन सिस्टम बनाना चाहिए अराउंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर द ग्लोब। इट शुडंट बी अ कंट्री थिंग। थर्ड, इन वेरी इंपॉर्टेंट, सपोर्ट वुमन इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये बहुत बेसिक सा पॉइंट था, आई बिलीव तुम लोग खुद ही कॉम्प्रिहेंड कर लोगे इस बात को। तो इसके बाद इनको इंप्रूव करना है WIPO का लेक्स जजमेंट डेटाबेस। ये JUD जो मैंने लिखा है, ये जजमेंट है, DATABASE। WIPO लेक्स जजमेंट डेटाबेस। तो WIPO का तो मीनिंग समझ गए होगे, लेक्स वर्ड कहीं पे भी दिखे तो समझ जाना, इसका मतलब होता है लॉ। जुडिशियल डेटाबेस, इसका मतलब ये होता है कि ये लोग एक डेटाबेस बनाना चाहते हैं, और अक्रॉस द ग्लोब जो भी इंसान इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी जजमेंट को पढ़ना चाहता है, या किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहता है जो WIPO ने रिलीज किया है, वो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होना चाहिए। करेंटली इस डेटाबेस के अंदर अप्रोक्सीमेटली 52,000 केसेस एक सिंगल प्लेस पे हैं। अब जब तुम लोग अपने लॉ स्कूल में जाओगे और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो वहां पे ये 52,000 केसेस का डेटाबेस तुम्हें भी मिलेगा। और इस डेटाबेस को इंप्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है जस्टिस प्रतिभा सिंह ने। बाकी तो जो भी सामने उनके मैटर्स आएंगे इन रिलेशन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उनको वो सॉल्व करने होंगे। नाउ द सेकंड टॉपिक इज कोंकण 2025। कोंकण 2025 जो है, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। इस मिलिट्री एक्सरसाइज को भी अक्टूबर में किया गया है, और काफी इंपॉर्टेंट सी मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, क्योंकि एग्जाम के पास हो रही है और क्लैट के जो लास्ट 2-3 मंथ्स की इंफॉर्मेशन होती है उसमें से कुछ भी हम लोग को पूछा जा सकता है। तो एक बात तो ये हो गई कि मिलिट्री एक्सरसाइज है। दूसरी बात ये हो गई कि यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है कोंकण। तो कोंकण होता क्या है? तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया जो है, जहां पे मुंबई लाया करता है, गोवा लाया करता है, जो तुम्हारा ड्रीम डेस्टिनेशन है NLU जाने के बाद, ये दोनों ही चीजें, इनका जो कोस्टल लाइन है इसको कहा जाता है कोंकण। ये होता है कोंकण कोस्ट, और ये होता है मालाबार कोस्ट। दोनों को तुमको ध्यान रखना है, कहाँ पे कोंकण है, कहाँ पे मालाबार है। अब इसके बाद अगली चीज जो तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, कि कोंकण एक्सरसाइज को करती कौन सी 2 कंट्रीज है, या किया किन 2 कंट्रीज ने है इस साल। तो फर्स्ट तो ऑब्वियसली इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी फर्स्ट हो गई। सेकंड यहां पे है रॉयल नेवी। देखो रॉयल वर्ड कौन सी नेवी यूज कर सकती है? जो रॉयल एयरफोर्स यूज करती है, विच मींस यूके। यूके या ब्रिटेन, तुम कुछ भी बोल सकते हो। मतलब उनमें जो डिफरेंस होता है उस पर अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं। मतलब अगर तुम लोग के पास इतना ज्ञान है तो अपने पास रखिए, या फिर लिख दीजिए कमेंट में कि यूके और ब्रिटेन में क्या अंतर होता है, तो हम भी जान जाएं।
तो एक चीज तो हो गई कि इंडियन नेवी कर रही है, दूसरी चीज हो गई कि रॉयल नेवी कर रही है ऑफ ब्रिटेन और यूके। इन दोनों के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। मिलिट्री की किस फॉर्म की एक्सरसाइज है? तो एक नेवल एक्सरसाइज है। नेवल एक्सरसाइज का मतलब होता है कि पानी में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है। कोंकण के नाम पे रखी गई है, विच मींस कहां पे होगी? तो कोंकण एरिया में होगी, क्योंकि कोंकण के नाम पे रखी गई है। तो अगला क्वेश्चन जो आता है, कहां पे हुई मिलिट्री एक्सरसाइज? तो जिस जगह का नाम रखा गया है वहीं पे हुई। तो कोंकण में इस एक्सरसाइज को किया गया। इन दोनों मिलिट्रीज ने एक्सरसाइज को किया है। तो ये जो एक्सरसाइज है, इसको हम लोग कर रहे हैं सिंस 2004। तो ये एक्सरसाइज बिटवीन, अच्छा इस तरह से नहीं है कि कोंकण एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं। नेवल मिलिट्री एक्सरसाइज जो है, इसको हम लोग 2004 से कर रहे हैं। हर साल ऑल्टरनेटिव ईयर्स पे एक बार हम लोग इसको इंडिया में करते हैं, और अगले साल इसको हम लोग करते हैं ब्रिटेन में या फिर यूके में। तो इस तरह से ऑल्टरनेटिव ईयर्स पे हम लोग लोकेशन को चेंज करते हैं सिंस 2004। तुम्हारा सिलेबस बढ़ाने के लिए 2025 में इसको इंडिया में किया गया है। अब हर साल इस एक्सरसाइज का नाम डिफरेंट होगा। जैसे इस बार कोंकण के नाम पे किया गया है, क्योंकि कोंकण में एक्सरसाइज हुई है, इसलिए कोंकण 2025 बोला गया है। अगले साल मान लो कहीं और हुई, ब्रिटेन में हुई, ब्रिटेन के किसी ब्यूटीफुल से कोस्ट पे हुई, तो वहां पे उस जगह के नाम पे इस एक्सरसाइज का नाम रख दिया जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग कंटिन्यूसली होल्ड कर रहे हैं। अब इस एक्सरसाइज की स्पेशलिटी क्या है, तुमको ये ध्यान रखना है। इसमें इन दोनों नेवीज ने जिन एम्यूनेशंस को यूज करते हुए या जिन शिप्स को यूज करते हुए एक्सरसाइज को किया है, वो सबसे खतरनाक शिप्स हैं इन दोनों देशों की, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिप्स हैं इन दोनों देशों की, जिनको लेके इस एक्सरसाइज को किया गया है। इन शिप्स को कहा जाता है करियर स्ट्राइक ग्रुप। करियर स्ट्राइक ग्रुप का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप ऑफ शिप्स, या फिर एक शिप है उसके ऊपर बहुत सारा आर्सनल लगा हुआ है, और ये इतना स्ट्रॉन्गर है कि ये बहुत दूर तक जाके अटैक कर सकता है एनिमी के ऊपर, या फिर बहुत दूर तक जाके किसी भी एक्सरसाइज को कर सकता है इंडिपेंडेंटली। इसको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है बैकएंड से। ये सेल्फ सफिशिएंट है, प्लस इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। और जहां पे भी वर्ड यूज होता है करियर स्ट्राइक ग्रुप, ये एक बहुत ज्यादा यूएस से निकला हुआ टर्म है। यूएस वाले बहुत ज्यादा इस टर्म को यूज करते हैं। तो करियर स्ट्राइक ग्रुप का मतलब होता है हम एक इस तरह के नेवी के शिप को यूज कर रहे हैं, जिससे हम दुनिया के देशों को दिखाना चाहते हैं अपनी स्ट्रेंथ, कि हम कितने पावरफुल हैं। ये पावर का या स्ट्रेंथ का प्रदर्शन है। तो इस तरह के शिप्स को कहा जाता है करियर स्ट्राइक ग्रुप। अब करियर स्ट्राइक ग्रुप के एक एक शिप को यूज किया है इन दोनों देशों ने। तो इंडिया ने जिस करियर स्ट्राइक ग्रुप के शिप को यूज किया है, उसको कहा जाता है INS विक्रांत। आई बिलीव तुम लोगों ने इसका नाम सुना होगा। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन नेवी का शिप है। इसी तरह से जो शिप इन्होंने यूज किया है ब्रिटेन ने, उसको कहा जाता है HMS, मैंने थोड़ा सा उल्टे उसमें लिख दिया है, प्रिंस ऑफ वेल्स। देखो इन लोग के सारे काम ना फर्जी होते हैं, चाटने वाले। तो शिप का नाम रख सकते थे प्रिंस ऑफ वेल्स, लेकिन उसके आगे लगा दिया HMS। रीड ऐसे करते हैं, HMS प्रिंस ऑफ वेल्स। HMS का फुल फॉर्म होता है हर मेजेस्टीज शिप, यानी कि जब एलिजाबेथ थी तो उसको रेफर कर रहे हैं हर मेजेस्टीज शिप। जो शिप है वो बिलोंग करता है टू द मेजेस्टी, विच मीन्स टू द क्वीन। तो इस, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिप है तो वो क्वीन के पास होना चाहिए। तो प्रिंस ऑफ वेल्स जो है इनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिप है। इन दोनों ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। इन दोनों को कहा जाता है करियर स्ट्राइक ग्रुप के शिप, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट शिप्स हैं इन दोनों कंट्रीज के पास। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शिप्स है। अब इस एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इसको बहुत ही सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि ये लोग सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन करना चाहते हैं इन द इंडो पैसिफिक रीजन। यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन बिकॉज ऑफ चाइना बहुत ही ज्यादा अजीब सी सिचुएशन में रहता है। चाइना बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कॉज करता है यहाँ पे। इस रीजन में रहने वाली जितनी भी कंट्रीज हैं, मोस्टली आसियान कंट्रीज, वो भी बहुत ज्यादा ट्रबल में रहती हैं बिकॉज ऑफ चाइना। तो इस, क्योंकि यूके का इस रीजन से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। तो इंडो पैसिफिक रीजन को सिक्योर रखने के लिए, और इस एरिया में कुछ भी अगर सिचुएशन आती है तो उसमें हम दोनों कंट्रीज कोऑपरेट कर पाए अच्छे से, उस ऑब्जेक्टिव से इस एक्सरसाइज को किया गया है। अब लास्ट चीज इसके अंदर, इस बार यानी कि 2004 से ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी, लेकिन 2025 की जो एक्सरसाइज हुई है इसमें दो और कंट्रीज ने अपने शिप्स को भेजा है। उन शिप्स ने पार्टिसिपेट किया है इस एक्सरसाइज के अंदर। फर्स्ट वाज जापान, जापान के शिप्स ने पार्टिसिपेट किया है, एंड सेकेंड वन इज नॉर्वे। इन दोनों के शिप्स ने भी पार्टिसिपेट किया है
इस एक्सरसाइज में। नॉर्वेज लिख रहा था मैं, नॉर्वे है। ठीक है, तो ये लास्ट एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। और एक फाइनल चीज मैं तुमको बता देता हूँ इन रिलेशन टू कोई भी नेवी एक्सरसाइज अगर आपको पूछी जाती है तो, जो भी नेवी एक्सरसाइजेस होती हैं इनको हमेशा टू फेजेस में किया जाता है। तुम जितनी भी पढ़ोगे नेवल एक्सरसाइजेस सारी की सारी टू फेजेस में मिलेंगी। फर्स्ट फेज जो होता है उसको कहा जाता है हार्बर फेज, हार्बर वाले एरिया में किया जाता है। सेकंड होता है सी फेज जिसको एकदम हार्डकोर समंदर में किया जाता है। तो आपको याद रखना है इस एक्सरसाइज को भी टू फेजेस में किया गया है, वन इज हार्बर फेज एंड सेकंड वन इज सी फेज। सो दिस वाज द सेकंड टॉपिक, लेट्स मूव टू द थर्ड टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सिक्स्थ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। इसमें सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग के समझने के लिए है दैट इज द वर्ड फिनटेक। क्योंकि फिनटेक, एआई, ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इसलिए मैं आपको बस एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्विकली। फिनटेक का मतलब क्या होता है? फिन का मतलब होता है फाइनेंस। फाइनेंस आई बिलीव आप समझते होगे, पैसे से रिलेटेड। टेक का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। अब जब आप फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी को मिक्स करके एक कंपनी बनाते हो, यानी कि आप एक फाइनेंस कंपनी बनाना चाहते थे बट आपने उस फाइनेंस की सर्विस को थ्रू टेक्नोलॉजी सप्लाई किया टू द कस्टमर, देन इट्स कॉल्ड अ फिनटेक कंपनी। लाइक पेटीएम जो है वो पेमेंट का एक सिस्टम बनाना चाहता था, ठीक है। अब लेकिन इस पेमेंट के सिस्टम को उन्होंने ऑनलाइन बिल्ड किया, तो जब इसको ऑनलाइन बिल्ड करेंगे तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन आ गया। और पेटीएम जो है पैसे के लिए फेमस है, पे करने के लिए है कि आप एक पर्सन को एक कुछ भी छोटी सी चीज आपने खरीदी उसके लिए आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। इसी तरह से फोन पे है, गूगल पे है जो कि सबसे घटिया ऐप है दुनिया का। और इस तरह से जितनी भी कंपनीज हैं इसमें फेमस कंपनीज जो है वो बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट की कंपनीज होती हैं। उसके बाद आजकल एफडी को बाय किया जाता है, फिक्स डिपॉजिट को बाय किया जाता है ऑनलाइन। आपने शायद देखा होगा केबीसी में अमिताभ बच्चन ऑनलाइन पैसे को भेज के दिखाता है, ठीक है। जो भी कॉन्टेस्टेंट उसके सामने बैठता है और जीतता है उसको पैसे भेज के दिखाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑफ फिनटेक। तो आप फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को मिक्स करके जब एक कंपनी को बनाओगे देन वी आर गोइंग टू कॉल इट अ फिनटेक कंपनी, फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी कंपनी। अब हम लोग का जो टॉपिक है ये रिलेट करता है इसी पूरी चीज से। ये बात करना चाहता है कि सिक्स्थ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुई है। अब ये जो सिक्स्थ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुई है ये कहाँ पे हुई है? सबसे पहले तो ये बात इंपॉर्टेंट होती है। तो ये कंडक्ट की गई है इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, मुंबई में। मुंबई में मोदी जी के दोस्त के घर पे इसको कंडक्ट किया गया है। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, इसके कॉमा करके इसके आगे आता है नीता मुकेश, मुकेश अंबानी जो कि उनके हस्बैंड है। नीता अंबानी वही औरत है जो आईपीएल के मैचेस में जादू करती है, तुम लोगों ने देखा होगा शायद, सिर्फ लड़कों से मैं बात कर रहा था यहाँ पे। तो नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर, कल्चरल सेंटर। तो यहाँ पे इस फेस्ट को कंडक्ट किया गया है इन द ईयर 2025। और ये फेस्ट आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें तीन इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं जिन्होंने इस फेस्ट को अटेंड किया है। फर्स्ट पर्सन इसमें जो है वो है इंडिया के पीएम मोदी जी, द लेजेंड, द ग्रेट, द ग्रेटेस्ट। उसके बाद सेकंड पर्सन जो इसमें है वो है पीएम ऑफ यूके। पीएम ऑफ यूके की फर्स्ट ऑफिशियल विजिट हुई थी इंडिया पे, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उस जब पीएम ऑफ यूके ने इंडिया विजिट किया था उसी वक्त पे उन्होंने इस फेस्ट को अटेंड किया था। और यूके की बहुत सारी कंपनीज ने, बहुत सारे बिजनेसमैन ने इस फेस्ट को अटेंड किया है क्योंकि इंडिया और यूके ने एक अग्रीमेंट को साइन किया था जब मोदी जी गए थे यूके। और तो ये दोनों पर्सन्स ने, तो जो पहले तो मैं बता देता हूँ इस बंदे का नाम क्या है। तो इस बंदे का नाम है कियर स्टारमर, जिन लोगों को नहीं पता है। याद रखना, कियर स्टारमर इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। ही कम्स फ्रॉम लेबर पार्टी। इसकी पार्टी का नाम भी याद रखना क्योंकि कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब मैंने क्लास दिया था तो उस वक्त पे पूछा गया था बेंजामिन नेतन्याहू किस पॉलिटिकल पार्टी का बिलोंग करता है, तो तुमको ये भी पूछा जा सकता है कियर स्टारमर किस पॉलिटिकल पार्टी का बिलोंग करता है। इन दोनों ने एक अग्रीमेंट को साइन किया था, मोदी जी ने और कियर स्टारमर ने। दैट अग्रीमेंट इज कॉल्ड सीईटीए। कब साइन किया गया था? जब मोदी जी यूके गए थे जुलाई 2025 में, ठीक है। अब इसके बाद कियर स्टारमर अभी आया है हम लोग के देश में इस महीने। सीईटीए का फुल फॉर्म होता है, मैं इस पे जा नहीं रहा हूँ टॉपिक पे लेकिन बस मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट। अब इसके अंदर हम लोग करना क्या चाहते हैं? तो बहुत ही सिंपल सा अग्रीमेंट है कि इंडिया और यूके जो ट्रेड करता है इन गुड्स एंड सर्विसेज उसमें से 99% प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे टैक्स को, टेरिफ को जीरो करना चाहते हैं। तो जीरो, जीरो टेरिफ या टैक्स
on 99% of goods and services. This is called CETA. इसका अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव जो है वो जाता है 2035 तक, कि 2035 तक इंडिया और यूके के बिजनेस को हम लोग कैसा देखना चाहते हैं। लेकिन इसके बीच में एक माइलस्टोन ईयर है विच इज 2030। ये एडिशनली मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस टॉपिक से इसका बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है। तो क्योंकि ये यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है उनके विजिट से ही कंसर्न हो गए टॉपिक, उसके साथ आपको पढ़ना होगा। लेकिन 2030 में इंडिया और यूके का आज की तारीख में 2025 में जितना ट्रेड है उसको हम लोग डबल करना चाहते हैं, 2x करना चाहते हैं। सो दिस इज CETA 2035 विजन है उसका। अब मुंबई में इस फेस्ट को कंडक्ट किया गया है। इस फेस्ट को अटेंड करने वाले फर्स्ट पर्सन तो हो गए मोदी जी, सेकंड पर्सन हो गए पीएम ऑफ यूके। यूके के बहुत सारे बिजनेसमैन, इंडिया के बहुत सारे बिजनेसमैन, जितने भी बिजनेसमैन फिनटेक फील्ड में ऑपरेट करते हैं, शायद आप लोगों ने देखा होगा कुछ बहुत सारे फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे अंकुर वारिकू नाम सुना होगा आपने, शरण हेगड़े सुना होगा, या फिर आपने इंडिया का सबसे फेमस पॉडकास्ट देखा होगा जिसमें मोदी जी खुद आए थे, जो एक पर्सन रन करता है जिसका नाम है निखिल कामट। निखिल कामट है, नितिन कामट उसका नाम है। जो उसके पॉडकास्ट का नाम है WTF, उसके फुल फॉर्म को मैं नहीं बोल सकता यहाँ पे। तो थर्ड पर्सन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इस मीटिंग को अटेंड किए हैं उनका नाम है निर्मला ताई, जो कि इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर है। तो ये तीन पर्सन हैं, की पर्सन जिन्होंने अटेंड किया है। मुंबई में इसको कंडक्ट किया गया है। अब इसको ऑर्गेनाइज इंडिया की तीन ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके किया है। ठीक है। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने इसको ऑर्गेनाइज किया है दैट इज कॉल्ड NPCI। NPCI आपने शायद देखा होगा लिखा हुआ, जब भी हम लोग किसी भी UPI पेमेंट को करते हैं उस वक्त पे नीचे छोटा सा लिख के आता है। NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट्स कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। सेकेंड बॉडी इसको ऑर्गेनाइज करने वाली जो है उसका नाम है FCC। FCC का फुल फॉर्म होता है फिनटेक कन्वर्जेंस वर्जेंस काउंसिल। फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल। थर्ड बॉडी जिसने इसको ऑर्गेनाइज किया है उसको कहा जाता है पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया। तुमको तीनों बॉडीज का नाम याद रखना है। इन तीनों ने मिलके इस पूरे के पूरे फेस्ट को ऑर्गेनाइज किया है इन द सिटी ऑफ मुंबई। की अटेंडीज कौन है तुमको इसको भी याद रखना है। अब इसके अंदर जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको फर्स्ट चीज पूछी जा सकती है कि यहाँ पे निर्मला ताई ने एक चीज को इनॉग्रेट किया है। निर्मला ताई ने इस फेस्ट के अंदर एक सिस्टम को इनॉग्रेट किया है विच इज कॉल्ड FCSS। FCSS नाम के एक सिस्टम को इनॉग्रेट किया है। FCSS सबसे पहले तो स्टैंड किस चीज के लिए करता है, तो फॉरेन करेंसी, फॉरेन की स्पेलिंग गलत हो गई है, सेटलमेंट की भी गलत हो रही थी, फॉरेन की स्पेलिंग तुम लोग सही कर लेना। सिस्टम, फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम स्टैंड करता है FCSS। प्रॉब्लम क्या होती है, अगर फॉर एग्जांपल मेरा एक कजिन है जो कि यूएस में रहता है और मैं इंडिया में बैठा हूं। अब अगर मैं इंडिया से इसको पैसे भेजूंगा तो मेरे को ₹80 भेजने पड़ेंगे, तब इसके पास $1 पहुंचेगा। और एवरी डे पे ये जो डॉलर्स और रुपीस का चेंज होता है ये एवरी डे बेसिस पे चेंज होता है। अब अगर ये मेरे को यूएस से पैसे भेजेगा तो अगेन यूएस में वो उसने मुझे $100 भेजे तो इंडिया के अंदर वो ₹8,000 हो जाएंगे। तो अब उनको कन्वर्ट करना पड़ता है, किसी दिन 81 होगा, किसी दिन 79 होगा, किसी दिन 75 होगा, किसी दिन 85 होगा। तो एवरी डे बेसिस पे नंबर्स चेंज होते हैं। तो अब इस पूरे के पूरे कन्वर्जन को होने में 24 आवर्स लगते थे। तो ये प्रॉब्लम थी कि अगर हम किसी विदेश में पैसे भेज रहे हैं, या अगर तुम्हारे कोई कजन या फ्रेंड्स या फैमिली रहती है तो तुम लोग को ये बात पता होगी कि 24 घंटे में पैसे रिसीव होते थे या हमारे पास आते थे। तो हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, क्योंकि हम डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं तो इन चीजों को फास्टर किया जा सकता है। तो FCSS को इंट्रोड्यूस करने के बाद इस ट्रांजैक्शन को हम लोग सिर्फ 30 सेकेंड्स के अंदर कर सकते हैं। यानी कि हम अगर किसी दूसरे देश में पैसे भेज रहे हैं या किसी दूसरे देश का इंसान हमको पैसे भेज रहा है तो 30 सेकेंड्स में करेंसी एक्सचेंज हो जाएगा। जो भी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे करेंसी की वैल्यू होगी उस बेसिस पे उसको एक्सचेंज कर दिया जाएगा और सेटल कर लिया जाएगा। अब इसको ओपन किया जा रहा है इन द गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी भी आपको याद रखना है, गिफ्ट सिटी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट 2026 एग्जाम। गिफ्ट सिटी में, गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म होता है पहले तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सिटी गांधीनगर।
गांधीनगर, गांधीनगर के आउटस्कर्ट्स पे है, इसलिए इसको गांधीनगर रेफर किया जाता है, लेकिन मोस्टली आप इसको गुजरात के नाम से ही रेफर करते हुए देखोगे। अब इसका मीनिंग क्या है? तो एक ऐसी प्लेस हम लोग ने बनाई है, या फिर सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बोलना चाहिए, हमने एक हब बनाया है। हब का मतलब होता है जहां पे एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक ही जैसी चीजें होती है। जैसे कि इंडिया के अंदर हम लोग एक नया स्टील हब बनाना चाहते हैं, विच इज गढ़चिरौली। अगर आप लोग ने नाम सुना है या फिर इस टॉपिक को पढ़ा है, इस टॉपिक का नाम है स्टील महाकुंभ, बिना पढ़े मत जाना। तो हम लोग गुजरात के अंदर एक इंटरनेशनल लेवल का शहर बनाना चाहते हैं। इस शहर के अंदर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाली सारी की सारी कंपनीज हम लोग चाहते हैं कि आके इन्वेस्ट करें और यहां से ऑपरेट करना स्टार्ट करें। ठीक है। तो अब इसको कहां पे बना रहे हैं? तो मोदी जी के फेवरेट गुजरात में बना रहे हैं। तो इस तरह की एक कंपनी को स्टैब्लिश किया जा रहा है। इस सिस्टम को, इसके ऑफिस को भी यहीं पे स्टैब्लिश किया जाएगा। निर्मला ताई ने ये बात बता दी है कि गिफ्ट सिटी के अंदर हम लोग इस ऑफिस को भी स्टैब्लिश करेंगे, जहां पे 30 सेकेंड्स में कन्वर्जन हो जाएगा ऑफ एनी कंट्रीज करेंसी टू इंडियन करेंसी, या फिर इंडियन करेंसी टू एनी अदर कंट्रीज करेंसी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनॉग्रेशन है, जिसके बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। अब अगर देखा जाए तो इस मीटिंग को जब हम लोग करते हैं, यानी कि जो पहली फर्स्ट 5 टाइम्स किया गया है और इस बार किया गया है, तो इस मीटिंग को अटेंड कौन करते हैं, कौन लोग करते हैं? तो फर्स्ट तो पॉलिसी मेकर्स। पॉलिसी मेकर्स का मतलब होता है जो लोग पॉलिसी बना रहे हैं अराउंड फिनटेक, यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। इंडिया के अंदर अंदर अगर देखोगे तो आईएएस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू फॉर्मुलेट ऑल द पॉलिसीज। तो आईएएस ऑफिसर्स जो कंसर्न करते हैं डिजिटल फील्ड को, वो इसके लिए वो इसको अटेंड करेंगे। सेकेंड, बिजनेसेस। बिजनेसेस का यहाँ पे मतलब है कि जो भी पर्सन इस तरह के बिजनेस में है, वो सारी की सारी कंपनीज कब की मीटिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल पेपैल। पेपैल जो है फर्स्ट डिजिटल गेटवे है, फर्स्ट कंपनी है जिसने ऑनलाइन पेमेंट के सिस्टम को बनाया था। उसके बाद यूके की एक बहुत फेमस कंपनी है, उसको कहा जाता है रिवॉल्ट। तो रिवॉल्ट भी इस मीटिंग को अटेंड करने आया था। रिवॉल्ट जो है वो बिल्कुल पेटीएम है ऑफ यूके, या फोन पे ऑफ यूके, वहां की सबसे बड़ी कंपनी है इन डिजिटल पेमेंट्स। तो उसने भी इस मीटिंग को अटेंड किया है। इंडिया में पेटीएम, फोन पे, नवी सबने अटेंड किया है। इसके बाद थर्ड है लीडर्स। लीडर्स तो तुमको शायद दिख ही रहे होंगे यहाँ पे। लीडर्स, लीडर्स तो दिख ही गए हैं तुमको, निर्मला ताई, मोदी जी, कियर स्टारमर, ये सारे के सारे लीडर्स हैं। प्लस लीडर्स इन बिजनेस, यानी कि अलग अलग फील्ड के जो लीडर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी है, तो मुकेश अंबानी भी ज्वाइन कर सकता है एज अ लीडर इन दिस मीटिंग, क्योंकि मुकेश अंबानी तो किसी भी दिन जियो पे को लॉन्च कर सकता है, जियो पे को चला सकता है, जियो पे ही सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है इंडिया की। कुछ भी हो सकता है। उसी के घर पे तो मीटिंग कर रहे हो, घर पे नहीं कर रहे हो, मतलब उसी के बनाए हुए जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में मीटिंग को किया गया है। अगली बात जो इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से रिलेटेड, कि इसकी थीम क्या है, क्योंकि थीम वगैरह हम लोग के लिए हमेशा हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो इस मीटिंग की इस बार की जो थीम है बहुत बड़ी सी है। मैं लिख देता हूं इसको यहाँ पे। एम्पावरिंग फाइनेंस, NANCE, फॉर अ बेटर, फॉर अ बेटर वर्ल्ड, पावर्ड बाय AI, कोलन ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड वर्ड है ये, मतलब मेरी अगर हैंड राइटिंग नहीं समझी है तुमको तो, ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस इंटरनेशनल नहीं, स्लैश इनोवेशन स्लैश इंडस्ट्री। इतनी बड़ी थीम है। तुमको थीम को ध्यान रखना है कि जो सबसे बड़ा ऑप्शन दिखेगा चार MCQs में, वही तुम्हारा आंसर होगा। थीम के साइज से शायद तुमको समझ आ रहा है। वर्ड याद रखना, ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस, इनोवेशन, इंडस्ट्री। इन तीनों में कुछ भी वर्ड्स को चेंज किया जा सकता है थीम में, ऑप्शंस में। फंसना नहीं इस बात में। तो ये इस साल की थीम थी। अब इसके अंदर क्या मेन चीजें हुई, क्या मेन अनाउंसमेंट्स हुए, इसमें से एक दो अनाउंसमेंट्स तुम्हें पता होने चाहिए जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम किए हैं। मैं तुम्हें सिर्फ वही वाले बता रहा हूँ। तो इंडिया का फर्स्ट बायोमेट्रिक पेमेंट गेटवे को शो किया गया। बायोमेट्रिक पेमेंट का मतलब क्या होता है? आज के वक्त पे अगर हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी कैफे में खाना खाने, या फिर कहीं पे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलाने, तो हमको यूपीआई से QR कोड को स्कैन करना पड़ता है फॉर पेमेंट। लेकिन बायोमेट्रिक पेमेंट से क्या होता है? आपके सामने एक ऐसी मशीन दी जाएगी जिसपे आपको अपना अंगूठा लगाना है और अंगूठे से आपकी पेमेंट हो जाएगी। इसको कहा जाता है बायोमेट्रिक पेमेंट। तो इंडिया के अंदर एक कंपनी ने अपने बायोमेट्रिक पेमेंट को लॉन्च कर दिया है। बहुत जल्दी तुम लोग की नजर में ये चीज पड़ने वाली है, और ये कंपनी का नाम है नवी। नवी ऐप शायद तुम लोगों ने देखा होगा, रिसेंटली हर ऑनलाइन पेमेंट के वक्त पे दिखाया जाता है नवी ऐप। सेकेंड, यूपीआई पे पैल वर्ल्ड।
पेपैल यूएसई कंपनी है। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है इंडिया का, जिसको कहा जाता है भीम यूपीआई। भीम से रेफर करते हैं भीमराव अंबेडकर को। पता नहीं क्यों, उनका टेक्नोलॉजी से क्या लेना देना था, मतलब मेरे को उससे दिक्कत नहीं है। जो भाई टेक्नोलॉजी में जिस आदमी ने काम किया उसका नाम रख देते ना। तो हर जगह वोट लेने की कोशिश क्यों कर रहे हो। तो यूपीआई पेपैल वर्ल्ड, तो इसको लॉन्च किया गया है फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है कि अगर मैं एक देश से दूसरे देश में पैसे भेजना चाहता हूं तो उसके लिए मैं यूज कर सकता हूं यूपीआई पेपैल वर्ल्ड। तो यानी कि इन दोनों ने एडजॉइंटली को जॉइंटली काम किया है। तो दिस वाज द टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज 38th GFCI। 38th GFCI में GFCI का सबसे पहले तो तुमको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबल, F for financial, C for centers, एंड आई फॉर इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब होता है रैंकिंग किसी भी चीज की। तो अब अगर हम लोग वर्ड्स के ब्रेकडाउन पे देख रहे हैं तो ग्लोबल, ग्लोबल यानी कि इंटरनेशनल लेवल का। फाइनेंशियल यानी कि पैसे से रिलेटेड। सेंटर्स, अब इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करोगे तो फाइनेंशियल एंड सेंटर्स यानी कि पैसे के सेंटर्स, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, जहां पे जिन रीजन्स में या जिन सिटीज में फाइनेंस बहुत ज्यादा होता है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं, उनको हम लोग जैसे इंडिया का हम लोग रेफर करते हैं फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया इज मुंबई। ठीक है, इस तरह के वर्ल्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सेंटर्स का इंडेक्स है, उनकी रेटिंग है। तो दिस इज 38th GFCI। 38th टाइम इसको रिलीज किया गया है। तो अब सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि भाई इसको रिलीज कौन करता है। रिलीज, तो इसको रिलीज करी है दो एजेंसीज ने मिलके। तुमको दोनों एजेंसीज का नाम पता होना चाहिए। फर्स्ट एजेंसी जिसने इसको रिलीज किया है दैट इज चाइनाज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। चाइनाज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फर्स्ट बॉडी है जिसने इस रेटिंग के लिए कंट्रीब्यूट किया है। ये सिचुएटेड है शेंजन में। शेंजन शहर का नाम याद रखना। शेंजन जो है वो सिलिकॉन वैली ऑफ चाइना है। वहां पे पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी और सारी चीजें होती हैं ऑफ चाइना। या इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं बैंगलोर से, लेकिन बैंगलोर आज शेंजन से बहुत ज्यादा पीछे है, इसलिए सिलिकॉन वैली से कंपेयर करना इज मच बेटर। सेकेंड जो कंपनी है जिसने इसको किया है उसका नाम है Z/Yen पार्टनर्स। बहुत डिफिकल्ट नेम है, मतलब देखने में तो। ये सिचुएटेड है लंदन में। तो इन दोनों ने मिलके इस रेटिंग को रिलीज किया है। 38th टाइम, 38th GFCI ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स, यानी कि वर्ल्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सेंटर्स कहाँ पे हैं। तो अब अगर तुम देखोगे तो वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सेंटर जो है वो आज की तारीख में है न्यूयॉर्क। बहुत ही ऑब्वियस सी चॉइस थी। सेकंड बेस्ट फाइनेंशियल सेंटर इज लंदन, एंड थर्ड बेस्ट फाइनेंशियल सेंटर इज हांगकांग। तुमको इन तीनों की रेटिंग को याद रखना है। अब इसके बाद आता है इंडिया का बेस्ट फाइनेंशियल सेंटर कौन सा है। तो इंडिया का जो बेस्ट फाइनेंशियल सेंटर है दैट इज ऑन 43rd नंबर। 43rd पे है इंडिया का बेस्ट फाइनेंशियल सेंटर विच इज गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी की हम लोग ने लास्ट टॉपिक में भी बात की है, इसलिए गिफ्ट सिटी को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। 43rd पे है गिफ्ट सिटी। एक और बात गिफ्ट सिटी के साथ याद रखना, ये इनके 2025 की रैंकिंग है। गिफ्ट सिटी की तुमको पूछी जा सकती है 2024 में कितनी रैंकिंग थी। तो 2024 में इनकी रैंकिंग थी 46th। 46th से इसने अपनी रैंकिंग को इंप्रूव किया है और 43rd पे आया है। तो अब पहली चीज जो ये लोग रिलीज कर रहे हैं दैट इज वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल जगहें कौन सी हैं। तो अब इसमें 1, 2, 3 एंड 4th नंबर पे तुमको पता चल गया इंडिया का बेस्ट फाइनेंशियल सेंटर इज गिफ्ट सिटी। अब टोटल नंबर ऑफ सेंटर्स जिनको कंसिडर किया गया है, टोटल नंबर ऑफ फाइनेंशियल सेंटर्स जिनको कंसिडर किया गया है फॉर दिस रेटिंग इज 135। तो आउट ऑफ 135 न्यूयॉर्क इज वन एंड गिफ्ट सिटी इज 43rd। ठीक है, ये वर्ल्ड के 135 मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सेंटर्स है। अब भाई कैसे किया है इन्होंने, कैसे का मतलब है किस बेसिस पे किया है इन फाइनेंशियल सेंटर्स को रेट। तो फाइनेंशियल सेंटर्स को रेट करने के लिए ये लोग थर्ड पार्टी डेटा को यूज करते हैं। थर्ड पार्टी डेटा का मतलब होता है कि जो हमने जिस बेसिस पे या फिर जिन पैरामीटर्स पे हम लोग रेटिंग्स को निकाल रहे हैं वो हमने किसी दूसरी एजेंसी से लिया है विच इज मच मोर रिलायबल। नॉट मच मोर रिलायबल बट एटलीस्ट रिलायबल फॉर ऑल द कंट्रीज। तो जैसे ये लोग डेटा यूज करते हैं, वन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, सेकेंड ऑफ WB वर्ल्ड बैंक, थर्ड ऑफ OECD।
तो इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के डेटा को यूज करते हुए ये लोग अपनी रेटिंग्स को रिलीज करते हैं। अब इन तीनों एजेंसीज से ये लोग टोटल 140 मेट्रिक्स लेते हैं, 140 इंडिकेटर्स लेते हैं, और इन 140 मेट्रिक्स पे इस पूरी रेटिंग को निकालते हैं। क्योंकि नंबर ऑफ मेट्रिक्स इतने ज्यादा है, इसलिए आपसे मेट्रिक्स के बारे में नहीं पूछा जा सकता है कि 140 मेट्रिक कौन याद रख पाएगा भाई। जो चाइनाज डेवलपमेंट बैंक, चाइनाज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, उसको खुद याद नहीं होगा 140 पैरामीटर्स कौन से हैं, तो तुमको तो नहीं पूछा जा सकता है। तो इस चीज से निश्चिंत रहो। तो अभी 38th GFCI है। पहली चीज इन्होंने क्या रिलीज की, अगर हम लोग देख रहे थे यहाँ पे, तो ये फाइनेंशियल सेंटर्स वर्ल्ड के बेस्ट कौन से हैं उनकी रैंकिंग को रिलीज किया। सेकंड चीज ये लोग रिलीज करते हैं, ये सेकंड रेटिंग है, सेकंड इंडेक्स, या फिर सेकंड रेटिंग कह सकते हैं इसको हम लोग। तो जो सेकंड रेटिंग रिलीज करते हैं, ये करते हैं लोग फिनटेक सिटीज की, कि वर्ल्ड में बेस्ट फिनटेक सिटीज कौन सी हैं। तो अब जो वर्ल्ड में बेस्ट फिनटेक सिटी अकॉर्डिंग टू दिस एजेंसी है, वो है हांगकांग। यानी कि जो फाइनेंशियल सेंटर उसमें थर्ड था, अब वो फर्स्ट आ चुका है। सेकंड है शेंजन, एंड थर्ड है न्यूयॉर्क। ये किस चीज की रेटिंग है? ये फिनटेक सिटीज की रेटिंग है। अब फिनटेक में गिफ्ट सिटी भी आनी चाहिए कि गिफ्ट सिटी की क्या रेटिंग है। तो गिफ्ट सिटी की रेटिंग है 35th, GIFT। अब अगली बात, गिफ्ट सिटी की लास्ट ईयर क्या रेटिंग थी? तो गिफ्ट सिटी की लास्ट ईयर रेटिंग थी 40, तो 40 से उसने जंप किया है टू 35, GIFT। मैंने टी को गलत लिख दिया है यहाँ पे, इसको सही कर लेते हैं। तो गिफ्ट सिटी की इस साल की 2025 की रैंकिंग है 35th, 2024 की रैंकिंग थी 40th। तो गिफ्ट सिटी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर रही है। अब तुमको समझ आ रहा होगा कि अब जो लास्ट वाला टॉपिक था उससे टॉपिक कैसे कनेक्टेड है। गिफ्ट सिटी के अंदर हम लोग FCSS बना रहे हैं, गिफ्ट सिटी के लिए हम लोग ने फिनटेक फेस्ट किया है, 6th ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। तो अब उससे इंप्रूवमेंट होगा, तो वो इंप्रूवमेंट जो है वो हमको मल्टीपल रेटिंग्स पे, मल्टीपल एजेंसीज की रेटिंग्स पे दिख रहा है क्लियरली। तो ये आपको एक सेकंड रेटिंग यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब हम लोग चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, लेकिन उसके पहले अगर तुम लोग देखना चाहते हो तो मैं पूरी चीज को एक बार में दिखा देता हूँ। शायद तुम्हें समझ आ रहा होगा कि रिलीज किसने किया, मतलब क्या होता है, किन दो चीजों को रिलीज किया गया, किन मेट्रिक्स को यूज किया गया, वो यहाँ पे लिखा है। कितनी टोटल नंबर ऑफ फाइनेंशियल सेंटर्स को कंसिडर किया गया, तो 135 टोटल नंबर ऑफ फाइनेंशियल सेंटर्स थे जिनको कंसिडर किया गया है। और किस नंबर की रेटिंग है? तो 37th। तुमको ये भी याद रखना है कि 2024 में जो रेटिंग निकली थी दैट वाज 37th। सॉरी, इस साल जो है वो 38th है, लास्ट ईयर जो था वो 37th था। मतलब मैंने शायद गलती से 37 बोल दिया लास्ट वाले में भी, लेकिन लास्ट ईयर 37 था, 2025 में 38th टाइम निकाला गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक है UNTCC। तो UNTCC चीफ्स कॉन्क्लेव 2025। तो अब सबसे पहले तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि UNTCC होता क्या है। तो बहुत ही सिंपल सा फुल फॉर्म है इस चीज का, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये है यूनाइटेड नेशंस ट्रूप्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग कॉन्ट्रीब्यूटिंग कंट्रीज। अब अगर इसके मतलब को निकालना चाहते हो तो इस तरह से निकाल सकते हो, यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस अपनी खुद की एक आर्मी को रेडी रखता है, एंड यूनाइटेड नेशंस की जो आर्मी होती है, इसको इसी तरह से ध्यान रखना तुम लोग। यूनाइटेड नेशंस की जो आर्मी होती है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इंडिया की आर्मी का क्या ऑब्जेक्टिव है? टू डिफेंड इंडिया, कि फॉरेन कंट्री से कोई भी अटैक हो रहा है तो उससे हमको बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इंडियन आर्मी की है। अब जो इंडियन आर्मी है वो डिफेंस के लिए है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की जो आर्मी है वो पीस कीपिंग के लिए है। पीस कीपिंग का मतलब होता है दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए। अब फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई टेररिस्ट अटैक हो गया है, टेररिस्ट किसी एक पर्टिकुलर देश को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, एंड इट्स अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस जो है वो वहां पे अपनी आर्मी को भेजेगा और उस जगह को दोबारा पीस की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। तो अब इस आर्मी को बनाया कैसे जाता है? तो यूनाइटेड नेशंस की खुद की कोई आर्मी नहीं होती है। यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो अपनी आर्मी के कुछ कुछ लोगों को कंट्रीब्यूट करते हैं इस आर्मी को बनाने के लिए। तो अब इसका नाम अगर देखोगे तो लिखा हुआ है यूनाइटेड नेशंस फर्स्ट वर्ल्ड। ट्रूप्स का मतलब होता है आर्मी। तो यूनाइटेड नेशंस ट्रूप्स कंट्रीब्यूटिंग, यानी कि हमको कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस को कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी आर्मी को, और उसके जो देश हैं, जो देश अपनी आर्मी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू यूनाइटेड नेशंस, उन सारे देशों की मीटिंग है। तो यूनाइटेड नेशंस ट्रूप्स कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज।
ट्रूप्स देने वाले सारे देशों की मीटिंग हो रही है। अब कितने देश यूनाइटेड नेशंस को ट्रूप्स दे रहे हैं जिनकी मीटिंग कराई गई है, तो दिस इज 32। तुमको 32 फिगर को याद रखना है, 32 इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो 32 कंट्रीज हैं, इनके आर्मी के जो हेड हैं, या आर्मी के जो लीडर्स हैं, या फिर आर्मी के जो चीफ्स हैं, उनकी मीटिंग हुई है। इस चीज को रेफर किया जाता है एज UNT डबल सी चीफ्स कॉन्क्लेव। चीफ का मतलब तुमको समझ आ रहा होगा, हेड। ठीक है, तो आर्मी के हेड की मीटिंग कराई गई है ऑफ दीज 32 कंट्रीज। अब अगली बात ये आती है कि भाई 32 लोगों की मीटिंग तो करा दी तुमने, लेकिन मीटिंग का वेन्यू क्या रखा? तो वेन्यू जो था इस साल का, वो था मानिकशॉ सेंटर। मानिकशॉ मानिकशॉप सेंटर कहाँ पे होगा, ये भी तुम्हें समझ आ रहा होगा क्लाट का सिलेबस पढ़ाने के लिए। मानिकशॉप सेंटर जो है वो सिचुएटेड है न्यू दिल्ली में। मानिकशॉप सेंटर है इंडिया के फील्ड मार्शल के नाम पे, जिनका नाम था सैम मानिकशॉप, जिनके ऊपर सैम बहादुर मूवी भी बनी है। तो इस बार की जो मीटिंग है, इसको कंडक्ट किया गया है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में मीटिंग को कंडक्ट किया गया है। न्यू दिल्ली में कहाँ पे किया गया है? तो मानिकशॉप सेंटर में इस मीटिंग को कंडक्ट किया गया है। अब इस मीटिंग को कराने का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम लोग इस मीटिंग को क्यों कंडक्ट करते हैं? देखो, पहली एक बात तो आ गई क्यों कंडक्ट करते हैं। अब 2025 का, यानी कि जो इंडिया में मीटिंग हुई है जिसमें 32 पीपल को मिलवाया गया है, उसका एजेंडा क्या था, इन दोनों बातों पे हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव है द वे, जो इन्होंने बोला है मैं उसी टर्म्स में तुम लोग को बता देता हूँ जो ज्यादा जल्दी हो जाएगा। द वे अहेड फॉर यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस। यानी कि हमको अब जो अपकमिंग UN पीस कीपिंग ऑपरेशंस है, उनको किस तरह से करना है, किस तरह से हमको बेटर रिजल्ट्स के लिए करना है, हम उस चीज को फिगर आउट करना चाहते हैं थ्रू दिस मीटिंग। सिंपल सा एजेंडा है बहुत ही। अब इसके बाद ये मतलब इनका बेसिक एजेंडा है। अब हम लोग आ जा रहे हैं कि 2025 में इन्होंने किन चीजों पे बात की है। सबसे पहले इन्होंने बात की है मैंडेटेड रिफॉर्म्स, यानी कि जब हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं तो हमको उसको कैसे इंप्रूव करने के लिए क्या स्टेप्स लेने बिल्कुल मैंडेटरी हैं, मतलब इनको हम बिल्कुल भी मिस आउट नहीं कर सकते। मैंडेटरी मैंडेटेड एक ही चीज है कि हमारे लिए नेसेसिटी है इन सारे स्टेप्स को लेना। अगली चीज है, हमें करना चाहिए टेक ड्रिवन ऑपरेशंस, यानी कि जो भी UN के ऑपरेशंस है इट शुड बी टेक ड्रिवन। टेक ड्रिवन का बेनिफिट ये होगा कि ह्यूमन लाइफ जो हम लोग कॉस्ट करते हैं किसी भी मिशन के लिए, जहां पे आर्मी मैन जाते हैं उनकी लाइफ जाती है, उनको हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए। टेक्नोलॉजी से कॉस्ट बहुत ज्यादा कट की जा सकती है। थर्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमको वुमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है इन UN ट्रूप्स, यानी कि UN पीस कीपिंग मिशन में जो वुमेन जा रही है उनके पार्टिसिपेशन को इंप्रूव करना है। अब ये तो हो गया 2025 का एजेंडा। अब इन्होंने इसके अंदर बताया है अपने फोर गाइडिंग प्रिंसिपल्स। फोर गाइडिंग प्रिंसिपल्स फोर गाइडिंग प्रिंसिपल्स का मतलब होता है चार प्रिंसिपल्स जिन पे ये लोग बिलीव करते हैं और इन्हीं के बेसिस पे जीवन में आगे बढ़ाना चाहते हैं UN पीस कीपिंग को। तो इसमें जो इसको अच्छा एक सेकेंड नेम से भी रेफर किया जाता है, विच इज 4 Cs, क्योंकि चारों वर्ड्स जो है वो सी टर्म से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट इज कॉन्सल्टेंसी। कॉन्सल्टेंसी का मतलब होता है एक दूसरे की बातें सुनो, एक दूसरे से के विचारों को भाव दो। सेकेंड इज कोऑपरेशन, जब तक US ना आ जाए तब तक विचारों को भाव दो, US आएगा तो फिर UN पीस कीपिंग ही अपने आप वापस चला जाता है। इसके बाद कोऑपरेशन हो गया। इसके बाद हो गया कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन शायद आपको पता होगा। एंड लास्ट इज कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब होता है हमको अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना है इन ऑल द ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन हम लोग करने वाले हैं उसमें हमारी स्ट्रेंथ जो है वो इंप्रूव होकर दिखे। अब लास्टली यहाँ पे एक फाइनल चीज आपको पता होनी चाहिए, इंडिया की एक पॉलिसी है जिसके बारे में, फॉर दीज UN पीस कीपिंग मिशंस, इसको कहा जाता है नो नेशनल केवियाट। केवियाट, इसका नाम है नो नेशनल केवियाट। नो नेशनल केवियाट का मतलब होता है कि हमारे जितने भी यूनाइटेड नेशंस के मिशन हैं जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट करेगा, तो इंडिया अपने साइड पे कोई भी ऑब्लिगेशंस को नहीं रखेगा। अगर UN एक पीस कीपिंग मिशन भेज रहा है तो इंडियन आर्मी उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेगी। और इस चीज को हम लोग, मतलब इस चीज को आप बहुत क्लियरली डेटा पे भी देख सकते हो कि यूनाइटेड नेशंस के 50+ पीस कीपिंग मिशंस में इंडिया की आर्मी करेंटली इन्वॉल्व है, जिसमें इंडिया के 3 लाख+ सोल्जर्स इन्वॉल्व हैं। यानी कि इंडियन आर्मी के 3 लाख+ सोल्जर्स यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में गए हुए हैं।
और हम किसी भी तरह का बैरियर या किसी भी तरह की कंडीशन या कुछ भी नहीं रखेंगे व्हेन इट कम्स टू यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन। यूनाइटेड नेशंस को जब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी नंबर ऑफ सोल्जर्स की जरूरत होगी फ्रॉम इंडिया, जो इंडिया कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो उसमें इंडिया सेकंड थॉट्स नहीं देगा। इंडिया विल बी ओपन फॉर ऑल यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन। सिंपल सा मीनिंग है। इतना ही याद रखने की जरूरत थी। इतना ही हमारा टॉपिक था। छोटा सा टॉपिक था, ब्यूटीफुल सा टॉपिक था, लेकिन इंपॉर्टेंट सा टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज 22nd आसियान इंडिया समिट। तो देखो, इसमें दो बातें हमको हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर दो टॉपिक्स हैं। जब भी आसियान समिट होती है तो उसके आगे या पीछे, उसके पहले या उसके बाद इंडिया आसियान समिट को कंडक्ट किया जाता है। तो आसियान समिट होगी, फिर आसियान इंडिया समिट होगी। ठीक है। तो अब मैं तुमको आसियान के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दे रहा हूँ, क्योंकि आसियान से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी, सिर्फ आसियान से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है। हमको अगर क्वेश्चन आएगा तो वो आसियान इंडिया से रिलेटेड आ सकता है, लेकिन आसियान क्या होता है, कैसे होता है, कब फॉर्म हुआ, क्यों फॉर्म हुआ, ये आपको पूछा जा सकता है। तो इस बार आसियान की 22nd समिट को किया गया है, आसियान इंडिया की समिट को। लेकिन आसियान समिट जो हुई है वो हुई है 47th टाइम। तो 47th आसियान समिट एंड 22nd आसियान इंडिया समिट, ये दोनों साइमल्टेनियसली कंडक्ट की गई हैं। आसियान समिट को इंडिया के बिहाफ पे अटेंड किया था इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने। और आसियान इंडिया समिट को अटेंड किया था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री 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 नरेंद्र मोदी जी ने। तो अब आसियान होता क्या है, इससे रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए फॉर योर एग्जामिनेशन। सबसे पहले तो आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो अब ये है आसियान कंट्रीज। ठीक है। ये लोकेटेड है चाइना के पास में। चाइना इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कॉज करता है, और ये जो पूरे के पूरा रीजन है, ये वर्ल्ड के लिए इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि बहुत सारा ट्रेड पास होता है, बहुत सारा कार्गो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारा सामान इस रीजन से पास होता है। और इन आइलैंड्स को बहुत सारी कंट्रीज यूज करती हैं अपने शिप्स को पार्क करने के लिए। तो आसियान के लिए सबसे पहले एक मीटिंग को बुलाया गया इन द ईयर 1967। 1967 की जो मीटिंग थी, इसको कॉल किया गया था बैंकॉक में। बैंकॉक, बैंकॉक जो तुम्हारी सेकंड फेवरेट डेस्टिनेशन है, ड्रीम डेस्टिनेशन है टू ट्रैवल, थाईलैंड में सिचुएटेड है आफ्टर गोवा। तो बैंकॉक थाईलैंड में एक मीटिंग को बुलाया गया था 1967 में। 1967 की इस मीटिंग को अटेंड करने आए थे 5 कंट्रीज। अब ये 5 कंट्रीज जिन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया था, इनको कहा जाता है फाउंडिंग फादर्स, यानी कि अपने आप को बाप कहने में तो सबको मजा आती ही है। तो इन कंट्रीज ने खुद को कह दिया फाउंडिंग फादर्स ऑफ आसियान। अब आसियान करता क्या है, बिल्कुल एक यूरोपियन यूनियन जैसा एक्ट करता है। यानी कि हमको बॉर्डर्स को एंड करना है इन कंट्रीज के बीच में। बॉर्डर्स को एंड करने का बेनिफिट क्या होगा, टैरिफ टैक्सेस जीरो हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी शेयर फास्टर हो जाएगा, पीपल टू पीपल एक्सचेंज फास्टर हो जाएगा। तो जैसे यूरोप में होता है ना, स्पेन और पोर्चुगल में आप कैसे घुसे आपको पता भी नहीं चलेगा, स्पेन से पोर्चुगल कब आ गया, या फिर स्पेन से आप फ्रांस में कब आ गए, आपको पता भी नहीं चलता है। बहुत मुश्किल होता है इस चीज को फिगर आउट करना। अगर तुम लोग कभी जाओगे तो पता चलेगी ये चीज। तो 5 कंट्रीज थी। ये 5 कंट्रीज कौन सी थी मैं क्विकली बता दे रहा हूँ तुमको। ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीटिंग थाईलैंड में हो रही है, तो थाईलैंड तो होना ही चाहिए कि थाईलैंड होगा ही इस मीटिंग में, क्योंकि वहीं पे मीटिंग हो रही है। सेकंड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री इन दिस ब्लॉक, इंडोनेशिया सेकंड कंट्री है जो इस मीटिंग में थी। थर्ड कंट्री है जिसकी मेरे को स्पेलिंग नहीं आती है, इट इज कॉल्ड फिलीपींस। इसके बाद फोर्थ कंट्री है सिंगापुर, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस दुनिया में। एंड फिफ्थ एंड लास्ट कंट्री है मलेशिया। तो ये 5 कंट्रीज है जिन्होंने, जो इसके फाउंडिंग फादर्स थे, जहां जिन कंट्रीज ने इसको फाउंड किया था। फाउंड करने का ऑब्जेक्टिव बहुत बेसिक सा है कि हम छोटी छोटी कंट्रीज है, हमारी छोटी छोटी इकोनॉमी है। अगर हम वर्ल्ड के साथ नेगोशिएट करना चाहते हैं, क्लब हो जाएंगे, साथ में जाके नेगोशिएट करेंगे, स्ट्रॉन्गर होंगे, हमारे बॉर्डर्स खत्म हो जाएंगे, हमारे लिए मार्केट साइज बिगर हो जाएगी। कि अगर एक पर्टिकुलर कंट्री में कोई कंपनी बन रही है, तो उसके लिए 5 कंट्रीज है बेचने के लिए। जैसे कि इंडिया में स्टेट्स में होता है कि हमने मध्य प्रदेश में कंपनी खोली और हमारे पास पूरी दुनिया का मार्केट है। मतलब इंडिया मार्केट टर्म्स में बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग हैं, हजारों करोड़ों लोग हैं इंडिया के अंदर, शायद तुम लोग को पता ही है। तो कि इंडिया के हमारी पिछली जनरेशन ने किस तरह से फैक्ट्री डाली, हमारे हम लोग के दादा दादी लोग ने तो इंसानों की फैक्ट्री।
तो 1967 में इस मीटिंग को कराया गया। इस मीटिंग में इस ग्रुप को फॉर्म करने के लिए एक डिक्लेरेशन को साइन किया गया। डिक्लेरेशन को दो वर्ड से रेफर किया जाता है। फर्स्ट रेफरेंस है इसका जो ज्यादा कॉमन है, दैट इज आसियान डिक्लेरेशन, या फिर इसको बहुत बार रेफर किया जाता है बैंकॉक डिक्लेरेशन से। तुमको दोनों डिक्लेरेशन याद रखने हैं कि आसियान डिक्लेरेशन भी वही है, बैंकॉक डिक्लेरेशन भी वही है। कब किया गया? 1967 में किया गया। तो विद दिस आसियान केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब अगली चीज हुई कि हमको आसियान का ऑफिस बनाना है, तो आसियान का हेड ऑफिस या फिर सेक्रेटरीट कहाँ पे बनाए। सेक्रेटरीट का मतलब होता है एक प्रिंसिपल ऑफिस जहां से सारा का सारा काम होगा। तो आसियान के सेक्रेटरीट को बनाने का प्लान किया गया इन द सिटी ऑफ वेरी फेमस जकार्टा। जकार्टा, जकार्टा इज कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। तो यहाँ पे इसको बनाया गया। अब टोटल 5 तो फाउंडिंग मेंबर्स थे, लेकिन 5 के आगे इसमें अलग अलग समय पे अलग अलग मेंबर्स ने ज्वाइन किया। अब तुमको याद रखने की जरूरत नहीं है कि 1982 में किसने ज्वाइन किया, 1995 में किसने ज्वाइन किया। तुमको सिर्फ एक मेंबर को याद रखने की जरूरत है। मैं उसको दो टर्म्स में बता देता हूँ तुमको। पहले तो 2024 में कितने मेंबर्स थे? तो 10 मेंबर्स वर देयर, 5 फाउंडिंग मेंबर्स प्लस 5 मेंबर्स, टोटल 10 मेंबर्स थे। अब इसके बाद यहां से आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग आ गए 2025 पे। 2025 में इनके पास कितने मेंबर्स हैं? तो 2025 में इनके पास टोटल 11 मेंबर्स हैं। तो अब हमारे लिए जो सवाल बनता है कि 11वां मेंबर कौन है ऑफ आसियान। तो तुमको देश का नाम याद रखना है। इस देश का नाम है ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर इज द 11th कंट्री टू ज्वाइन आसियान। अब इनको ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या होता है, ये भी काफी अमेजिंग सा है। ये बिल्कुल राम जी की कहानी है कि इनके लिए जो एप्लीकेशन प्रोसेस होता है टू ज्वाइन आसियान कंट्री। फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक आइलैंड हूँ इन साउथ ईस्ट एशिया। यश नाम का एक आइलैंड है साउथ ईस्ट एशिया में। अब यश जो है आसियान को ज्वाइन करना चाहता है, तो यश को बिल्कुल राम जी बनना पड़ेगा। 14 साल के वनवास पे जाना पड़ेगा, विच मीन्स 14 ईयर्स का इनका एप्लीकेशन प्रोसेस है। यानी कि सारे के सारे मैट्रिक्स को क्वालिफाई करते हुए फाइनली आसियान का मेंबर बनने के लिए 14 साल लगते हैं आज की तारीख पे। तो 14 साल में ईस्ट तिमोर ज्वाइन कर पाया है आसियान ब्लॉक को। तुमको इस बात का ध्यान रखना है। 14 साल, एक चीज। दूसरी चीज, 11th मेंबर है। 2024 में 10 मेंबर्स थे। आसियान की 47th मीटिंग हुई है। अब जो आसियान की मीटिंग होती है, जैसा कि मैंने बताया, आसियान की मीटिंग एंड इंडिया आसियान समिट या फिर आसियान इंडिया समिट, इन दोनों को आगे पीछे कराया जाता है। ठीक है, एक पहले होगी दूसरी बाद में होगी। तो अब क्या होता है, इनके लिए एक ही वेन्यू को बुक किया जाता है। इस बार जो वेन्यू था इनके लिए वो था मलेशिया। और अगर स्पेसिफिकली देखना चाहते हो तो मलेशिया में जो सबसे फेमस सिटी है वहां पे इस चीज को किया गया है, विच इज कॉल्ड कुआलालंपर। कुआलालंपर में इस चीज को किया गया है। एक और फैक्ट बता दे रहा हूं मैं कि जो भी होस्ट होता है वो हमेशा बिगर रोल प्ले करता है। जिस तरह से इंडिया में जब G20 समिट को किया गया था तो मोदी जी का बहुत बड़ा रोल था। तो अब तुमको मलेशिया के पीएम का नाम पता होना चाहिए। इनका नाम है अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया। ये बात का ध्यान रखना। अब हम लोग आ जाते हैं कि इस साल की 2025 की समिट में क्या सारी चीजें हुई। लेकिन उससे पहले मैं तुमको बता देता हूँ आसियान का सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, कि इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है सिग्निफिकेंस। इंडिया के लिए सिग्निफिकेंट क्यों है आसियान कंट्रीज। तो इंडिया का जो सबसे बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है दैट इज यूएस। यूएस के साथ इंडिया सबसे ज्यादा ट्रेड करता है। लेकिन यूएस ने जब से टेरिफ वेरिफ का गेम स्टार्ट कर दिया ट्रम्प के आने के बाद से, हम लोग मल्टीपल पार्टनर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ने यूके के साथ एक अग्रीमेंट को साइन किया है इस साल जुलाई में, विच इज कॉल्ड इंडिया यूके सीईटीए। सीईटीए के बारे में मैं तुमको बता चुका हूँ। सीईटीए स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड अग्रीमेंट, जिसमें फर्स्ट माइलस्टोन है कि 2030 तक इंडिया और यूके के ट्रेड को हम लोग 2x करना चाहते हैं, विच मीन्स डबल करना चाहते हैं। तो अब इंडिया को ये लगता है कि हमको हमारे पास हमारी रिलायबिलिटी जो है वो सिर्फ एक कंट्री पे नहीं होनी चाहिए, हम मल्टीपल कंट्रीज के साथ इक्वल टर्म्स पे डील करें। तो आसियान इस तरह से सिग्निफिकेंट है कि आसियान इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इज आसियान। अब आसियान में जो 11 कंट्रीज हैं, जो कि पहले लास्ट ईयर तक 10 थे, जो कि अब 11 हो चुके हैं, इन 11 कंट्रीज में इंडिया सबसे ज्यादा ट्रेड करता है विद इंडोनेशिया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी तुमको ध्यान रखना है कि इंडोनेशिया जो है ये सबसे बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है ऑफ इंडिया अमंग आसियान कंट्रीज। अब इस साल की आसियान समिट में क्या क्या की चीजें हुई, मैं उनको 1 2 3 4 करके बता दे रहा हूँ।
इनमें से सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग काफी सारी चीजों को ध्यान रखोगे तो तुमको हेल्प करेगा। फर्स्ट, इंडिया ने फर्स्ट मतलब जो ब्रॉडर पॉइंट इन्होंने बताया था उसको कहा जाता है आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक। देखो, आसियान के लिए हमेशा चिंता रहती है इंडो पैसिफिक रीजन, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो वन ऑफ द मोस्ट अनस्टेबल रीजन है ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ चाइना। चाइना कितना अजीब सा कंट्री है, पाकिस्तान का बड़ा भाई जैसा। वो शायद तुम लोग को पता ही है, ठीक है। तो इन ये कंट्रीज हमेशा चाहती हैं कि इंडिया इनके लिए सेंट्रलिटी एंड यूनिटी को मेंटेन करके रखे। यानी कि इंडिया का हमेशा एब्सोल्यूट सपोर्ट चाहते हैं बिकॉज चाइना इज अनरिलायबल पार्टनर। तो इंडिया ने कमिटमेंट दिया है फॉर सेंट्रलिटी एंड यूनिटी कि हम तुम्हारे देश में ऐसी कोई भी चीज नहीं होने देंगे जिस तरह से नेपाल में वो चीजें हुई। हम तुमको, भले ही मोदी जी की जान चली जाती जब उन पर असैसिनेशन अटेम्प्ट होने वाला था, लेकिन हम इनको कुछ नहीं होने देंगे। तो दूसरी चीज कि हम यूनाइटेड फोर्स की तरह काम करेंगे। आसियान ब्लॉक अकेला नहीं है, हम लोग आसियान के साथ हमेशा है। चाइना प्रॉब्लम हो, यूएस प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम हो तुमको, वी स्टैंड विथ यू। ठीक है। सेकंड चीज जो इंडिया ने की है दैट वाज कि उन्होंने 11th मेंबर को वेलकम किया है। 11th मेंबर इज ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर को वेलकम किया गया है इस समिट में। अब इसके बाद अगला हम लोग आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट पे, तो इसी को आगे ले आते हैं। और यहाँ से हम लोग के पास सेकेंड पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट में क्या किया गया है, बताया गया है आसियान, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाले में इतना कुछ ज्यादा था नहीं। प्लान ऑफ एक्शन, ये तुमको पूछा जा सकता है आसियान इंडिया प्लान ऑफ एक्शन के ईयर्स क्या है। तो आसियान इंडिया प्लान ऑफ एक्शन को किया गया है फॉर 2026 to 2030, कि इंडिया किन फ्रंट्स पे आसियान कंट्रीज को सपोर्ट करने वाला है बाय 2030। तो इसमें बोला गया है प्लान ऑफ एक्शन की बात। अब प्लान ऑफ एक्शन जो है इसके अंदर जो फर्स्ट चीज है कि इंडिया और आसियान कंट्रीज एक अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं विच इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, ठीक है। कहीं पे भी वर्ड तुमको लिखा हुआ है स्ट्रैटेजिक, समझ जाना बात की जा रही है डिफेंस की। स्ट्रैटेजिक रेफरेंस जो है दैट इज फॉर डिफेंस ओनली। अब यहाँ पे आसियान कंट्रीज को प्रोटेक्शन की जरूरत है, उनको एमिनेशन की जरूरत होती है। इंडिया आज के वक्त पे आत्मनिर्भर मैनर में बहुत सारे एमिनेशन को डेवलप कर रहा है, आर्मी बहुत सारी चीजों को बना रही है। हमको मार्केट चाहिए हमारे बेचने के लिए, आसियान कंट्रीज बहुत ही परफेक्ट मार्केट है कि हम उनको टेक्नोलॉजी या आर्मी इक्विपमेंट्स को बेच सकते हैं, उस टेक्नोलॉजी को बेच सकते हैं। तो हम उसको बेचने के पूरे प्रयास कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही अच्छी मार्केट है, रिच कंट्रीज है सारी की सारी। तो अब यहाँ पे इन कंट्रीज को प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को साइन किया है विद आसियान। इसके जो ईयर्स होंगे वो ये होंगे 2026 to 2030। अब इसके लिए इस अग्रीमेंट को किस तरह से हम लोग एनफोर्स कर रहे हैं उसके लिए हमने फर्स्ट चीज किया है उसको कहा गया है आसियान इंडिया ईयर ऑफ मेरीटाइम कोऑपरेशन। मेरीटाइम कोऑपरेशन इसको डिक्लेयर किया गया है एज 2026, यानी कि मेरे टाइम का मतलब होता है पानी। तो पानी वाले ईयर के लिए कोऑपरेशन है। पानी से प्रॉब्लम क्या होती है, सारे के सारे आइलैंड कंट्रीज है आसियान के। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है वो आइलैंड कंट्रीज हैं या बहुत बड़ा उनका कोस्टल एरिया है। तो सी से स्मगलिंग बहुत ज्यादा होती है, पायरेसी बहुत ज्यादा होती है, पायरेट्स होते हैं, टेररिज्म का खतरा होता है। तो इन सब चीजों पे हम लोग ने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को साइन किया है जहां पे ये कंट्रीज खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। तो इंडिया का बेनिफिट कैसे होगा, कॉस्ट के टर्म्स में होगा। अगली चीज जो हम लोग ने इनके साथ साइन की है, पॉइंट नंबर 3, दैट इज कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन फॉर ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है हम ओशन से जब किन्हीं भी रिसोर्सेज को निकालेंगे तो हम उनको सस्टेनेबल मैनर में निकालेंगे, कुछ चीजें छोड़ देनी है फॉर फ्यूचर जनरेशंस। इस चीज को कहा जाता है ब्लू इकोनॉमी। तो कोलैबोरेशन ऑन फॉर ब्लू इकोनॉमी। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग किन्हीं क्रिटिकल मिनरल्स को निकाल रहे हैं ओशन से। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं मैंने शायद बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है दूसरी वीडियो में, तुम लोग उसको जाकर देख सकते हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि इंडिया ने अपने क्रिटिकल मिनरल मिशन को एकदम ही नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने का प्लान किया है। हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे ऑन चाइना फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स जो होते हैं वो डिजिटल इकोनॉमी के लिए, तुम मुझे देख पाओ ऑनलाइन यूट्यूब पे, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और पानी के अंदर बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं सी एरियाज में। तो उन क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सप्लोर करने का प्लान किया है एंड दिस इज अंडर द ब्लू ब्लू इकोनॉमी कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट है एक सेंटर को एस्टैब्लिश करना है। इसको कहा गया है सेंटर फॉर साउथ
ईस्ट एशिया। अभी जो सेंटर फॉर साउथ ईस्ट एशिया है, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बारे में स्टडी करने के लिए बनाया जाएगा। इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा एट द वेरी फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी, बिहार। नालंदा यूनिवर्सिटी में इस कैंपस को, इस जगह को सेटअप किया जाएगा। इसमें अकेडमिक रिसर्च एंड कल्चरल एक्सचेंज को कैसे बढ़ाएं लोगों के बीच में, इन चीजों को फिगर आउट करने की कोशिश की जाएगी इस सेंटर के थ्रू। नेक्स्ट इन फिफ्थ, फिफ्थ इज द लास्ट वन, फिफ्थ के आगे हम लोग नहीं जाएंगे। इंडिया एक समिट को होस्ट करने वाला है, समिट को नहीं होस्ट करने वाला है, एक प्रोग्राम को होस्ट करने वाला है। मैं लिख ही देता हूँ, प्रोग्राम को होस्ट करने वाला है इन द ईयर 2026। इसको कहा जाता है, ये प्रोग्राम जो है, ये ईस्ट एशिया समिट का कार्यक्रम है। ईस्ट एशिया समिट के इस कार्यक्रम का नाम है मैरीटाइम हेरिटेज फेस्टिवल। मैरीटाइम हेरिटेज फेस्टिवल। तो ईस्ट एशिया समिट्स मेरीटाइम हेरिटेज फेस्टिवल को इंडिया कंडक्ट करने वाला है इन द ईयर 2026। कहाँ पे कंडक्ट कर रहा है? तो मोदी जी के घर पे, विच मीन्स गुजरात में। गुजरात के किस शहर में कर रहा है? तो लोथल में। लोथल गुजरात में इसको कंडक्ट किया जाएगा। मेरीटाइम हेरिटेज फेस्टिवल 2026 को। लोथल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लोथल जो है, ये एक इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है। तो इस जगह पे इस इवेंट को कंडक्ट करेंगे। बेसिकली टूरिज्म को इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है कि साउथ ईस्ट एशिया के लोग ईस्ट एशिया समिट में अगर ये कंट्रीज आएंगी तो इस जगह का नाम प्रमोट होगा, और बहुत सारे टूरिस्ट को हम लोग इन नियर फ्यूचर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये है मेरीटाइम हेरिटेज फेस्टिवल। आई बिलीव आपको समझ गया होगा। सो दिस वाज इट गाइस। और आपको कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है तो आप डाल सकते हो इन द कमेंट्स। नोट्स चेक कर लेना, नवंबर वाला बैच चेक कर लेना, क्योंकि क्लाट के लास्ट माइल बचा हुआ है। और मैं चाहता हूँ हम लोग सब साथ में क्लाट अच्छे से क्रैक कर पाए। मतलब मैं नहीं, तुम लोग, मेरा तो हो चुका।